लेकिन मुलायम ने दिया डॉक्टर साहब। नहीं, हम उसके कहते बाद हैं 2017 में अखिलेश यादव के साथ थे। हम कह रहे हैं आज भी रहना पड़ेगा साथ उन्हें। क्या जो 2027 में चुनाव है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद शक्ति प्रदर्शन में माहिर है। जैसे मुलायम की सरकार में यादव लोगों का बहुत कल्याण हुआ, मायावती के शासन सत्ता में दलितों का बड़ा कल्याण हुआ, उसमें विशेष तौर पे हरिजन बंधुओं का। तो जब डॉक्टर संजय निषाद एक ताकतवर सरकार के मंत्री हैं, तो आपके समाज का कितना कल्याण हुआ? अनुप्रिया पटेल को लेकर आप बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि अनुप्रिया को तो लगता है कि ठीक है हम अपने दम पे जीत रहे हैं। आपने कह दिया कि वो कहती हैं, हाँ, बात को स्वागत करती हैं कि कुछ शक्तियां थी उन्हें हराने में लगी थी। लोग कहते हैं देखो डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, एक बेटा उनका सांसद रह लिया, एक बेटा विधायक है। आप जब यही बात कहते हैं कि हमारे और भाजपा कार्यकर्ता, और जब संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद जी आपके जो बेटे हैं वो हारते हैं, तो फिर आप कहते हैं लग रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं ने उतना परिश्रम नहीं किया। अगर आपका जो मुद्दा है, आपके निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता है, तब भी भाजपा के साथ आप रहेंगे? इतनी जल्दी आप जख्मों को भूल गए? अखिलेश सरकार में जो आपको दर्द मिला, जैसा कि आपने कहा भावुक हो रहे थे, आपके सामने गोली मारा गया, आप अपराधियों का जीवन जी रहे थे, नदियों के बीच में आप सो रहे थे, 2.5-3 साल में आप भूल। तो आप मैंने पूछा क्या वहीं जा रहा हूँ। कई बार आपके बयान सुने, आपको कई बार आप यही कहते हैं कि भाजपा का दरवाजा क्यों आप कह रहे हैं कि चले जाएंगे। आप इतने तो हम कहते हैं जब भाजपा कहेगी हमारे साथ न रहिए, और ऐसा रहने की जरूरत नहीं। बहुत ऐसे समय आते हैं, कभी पार्टियों बड़े पार्टी फैसला लेती है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। मतलब ये हम मान के चले कि अगर 27 में सियासी फिजा बदलती है तो डॉक्टर साहब भी मौसम वैज्ञानिक बन जाएंगे। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही सियासी गोटियां बिछाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, और उसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर संजय निषाद का। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें तो न्याय मिल गया, वो मंत्री बन गए, क्या उनके समाज को न्याय मिला? जिस समाज की आवाज को लेकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, क्या उस समाज को न्याय मिला? और क्या उस समाज के दिन अब बदल गए हैं? जो मछुआ समाज अपना जीवन मछलियों के सहारे गुजारता था, अब उसका जीवन कैसा है, ये जानेंगे हम खुद डॉक्टर संजय निषाद से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। और आपका जो सवाल है ये जनता की आवाज़ है, आपका सवाल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पहला सवाल यही डॉक्टर साहब, लगभग राजनीति में आपने ठीक ठाक वक्त गुजारा और 2022 में आप मंत्री बनते हैं, उसके पहले आप एमएलसी बनते हैं। जिस निषाद समाज की आप बात करते थे, आपका एक नारा था, मतलब झौवा भर लोग पौवा भर में बिक जाते थे। लगभग 3.5 साल आपको लगभग मंत्री होते हो रहा है। निषाद समाज को क्या मिला? आपको तो चलिए मंत्रालय मिल गया, लखनऊ से लेकर के दिल्ली दरबार तक आपका मामला सेट है, लेकिन आपके समाज का क्या? उस समाज का जिस समाज के आप अगुवा बने थे और जिस समाज के नाम पर आपने अपनी राजनीति को चमकाया, उस समाज को क्या मिला डॉक्टर साहब? देखिए, हमारी राजनीति नहीं, मेरे समाज की राजनीति है। और अंबेडकर ने जो संविधान निर्माता है, उसने कहा था कि जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती वो समाज गर्त में चला जाता है। हमारे समाज को लोग नाव चलाने वाले कहते थे, क्योटा मल्लावा कहते थे, बिंदवा का सब कह रहा, नीच जाति कहते थे, अछूत जाति कहते थे, लेकिन अब गर्व से निषाद जी लोग कहते हैं। क्योंकि जिस आज के दिन में कोई दर्जन भर मंत्री हुए, लेकिन कभी किसी मंत्री ने अपनी वकालत प्रधानमंत्री तक करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। पिछली सरकारों ने या तो उनको गेट से बाहर रखा या जुबान पर ताला रखा, कभी भी आवाज सदन में उठा, अगर उठा भी दिया, माननीय विशंभर जी ने उठाया, तो उसे आप देखो उसी पार्टी के सांसद उनका विरोध करके भाग गए। लेकिन आज मैं अपने को सौभाग्यशाली हूँ, जिस समुदाय का मैं जो है नेतृत्व करता था, मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक आवाज़ हूँ, मैं उनका एक माध्यम हूँ उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब तक बहुत लोग हुए, जितने नेता आए सब मारे गए। महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप हैं, हमारे जमुना निषाद मारे गए, फूलन देवी मारी गई। ये सारे नेता मारने के बाद
अब मैं कफन बांध के निकला हूँ। हमारे समय आंदोलन हुआ तो मेरे घर में ही मेरा एक ऐसा बेटा मारा गया जो एक ही, तो मैंने अपने बेटों को भी कहा भाई कफन बांध के निकलो आज के दिन में। हम लोग कोई वैभवशाली कुछ खड़ा किए हों, बिल्डिंग खड़ा किए हों, घर बनाए हों, कोई फैक्ट्री लिए हों, कुछ और हमारे अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए रख लिया हो, तब कहा जा सकता कि हम मंत्री, हमने बहुत कुछ कर लिया। आज के दिन में हम एक वकील के रूप में हैं। दर्द इस बात का है कि जो मेरे समुदाय के नेता जो समय रहते उनके आंखों के सामने लूटा गया, जो आरक्षण लिखा गया था कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले हम लोग 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, और हम उजड़े हुए लोग हैं। हम देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं। अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं। एक सेना दे के रावण को खत्म करने वाले लोग हैं। संविधान लिखवाने हम लोग हैं। आज के दिन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि सड़क हाईवे नहीं रहा है। आज के दिन में नदियों से आते रहे उस समय, और सीधी लड़ाई, चाहे कोई भी रहा सके ढूंढ रहे हो, और चाहे अंग्रेज मुगल रहे हो, उनसे लड़कर देश को आजाद करा, संविधान बना। उसी में संविधान में जो लिखा हुआ मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिरदार, खरोट, कोली 7 नामों से था। इससे पहले हमारा समाज नहीं जानता था कि हम भी संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं। लेकिन किसी चीज को जानकार बनाना, होशियार बनाना, कहते हैं ना, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड। मेरे समाज को जब पता ही नहीं था कि क्या सही चीज है, अब सही जो पता हो गया कि अरे मैं तो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हूँ, हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया, अब हमें लड़ना चाहिए। तो जानकारी देना, जानकारी प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। लड़ाई जो आरक्षण वाली, क्योंकि आपकी जब राजनीति की बात आती है तो लगभग इस आरक्षण की मुहिम को आपने छेड़ा। पहले एक समय आप समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ करते थे। आप इसी शर्त पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए कि ठीक है, वहाँ से आपको आश्वासन मिला है कि जो आपका आरक्षण का मुद्दा है, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सरकार में है, केंद्र में भी हैं और राज्य में भी हैं, उनके साथ मिलकर आप उस मसले का समाधान करेंगे। वो मसला कहाँ तक पहुँचा है? जिस आरक्षण की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, जिस हक की आप बात कर रहे हैं, जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, वो अधिकार की लड़ाई अब तक कहाँ पहुँची है? आज के दिन में कहते हैं ना कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। तो हमें पहले तो अनुशासित कार्यकर्ता बनाना था कि कम से कम एक सशक्त संगठन बने, जिसको संगठन में शक्ति होती, व्यक्ति में शक्ति नहीं होती है। चर्चिल ने लिखा है कि पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर शक्ति से कम नहीं है। आज के दिन में इसको साबित किया मोदी जी ने। देखो कितना आज के दिन में राम मंदिर बनना, चाहे जो भी हो, धारा 370, उसमें दूसरे पन्ने में लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। तो सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। राजनीतिक दुश्मन जो होते हैं वो डंडे से नहीं, झंडे से मरते हैं। तो झंडा नहीं, जब ये हमारा समाज जब तक उठाता था इनका झंडा, तब तक बनता था अंधा, इनका चलता था धंधा, पीठ पर खाता था डंडा। अब समाज ने धीरे धीरे कह दिया, अरे यार फेंको इनका झंडा, अब ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। आज के दिन में यह समुदाय अब खड़ा हो रहा धीरे धीरे। इसीलिए पूरे प्रदेश में 350 तहसीलों में, 403 विधानसभाओं में, 65 जिलों में मैंने मीटिंग की, 75 जिलों में मैंने एक संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाला। अपने जिनको देखो, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम एक्सरे करके रोग बताना, डॉक्टर का काम है मार्गदर्शन करना, दवा भी देना काम। मैं वही तो, रोग बताना, दवाई लिखना, और दवा बनाकर देना, लिखना, लेकिन खाना उनका काम है, परहेज भी करना उनका काम है। कांसी राम ने कुछ किया नहीं, 2 काम किया कि जो उनको दिया कि भाई देखो संवैधानिक अधिकार लिखा हुआ है, तुम धार्मिक अधिकार ले रहे हो तो दलदल में हो, और संवैधानिक अधिकार पाओगे तो महल में रहोगे। तो दलितों ने पहले तो धार्मिक आधार लिया, तो वो दलदल में थे, और कांसी राम से कहते कह रहे यार ये तो संवैधानिक अधिकार हमें तो महल में पहुंचाएगा। तो मैंने दलितों निषादों से कहा, भाई आप धार्मिक अधिकार तो आपका ही है कि पंचम वर्ण निषाद हो, भगवान राम को पार उतारने वाले, वो तो कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन संवैधानिक अधिकार में 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो, जो रोड़ा है बीच में, जो तुम्हारा सवाल पूछ, इसी में आता हूँ, एक लाइन का 1 मिनट का है कि जो तुम्हारे आरक्षण को छीनने वाले धोखेबाज हैं, पहले उनको परहेज
परहेज करो, ये आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों से परहेज करो। नाम बताइए कौन छीना? मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में जब संविधान में अनुसूचित जाति सूची बन गई 1931 में, जब सेकेंड इंडिया एक्ट बना, हमारे लोग गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों का गला काट कर टांगते थे, अंग्रेज भागो नदियों में डुबो के मारते थे, तो अंग्रेज जो है समझौता किया 1931 में, क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया था, निषादों की जमीन जायदाद छीन लिया। तो अंग्रेजों ने कहा भाई अब मत मारो, जो कहो मैं करता हूं। तो पहला सेकेंड इंडिया एक्ट में आके सूची बन गई, शेड्यूल्ड कास्ट की सूची, विमुक्ति जनजाति की सूची, उस समय क्रिमिनल कास्ट की सूची बन गई, अनुसूचित जनजाति की सूची बनी। तो अंग्रेजों ने कहा, निषादों ने कहा ये कौन सी सूची है? कहा शेड्यूल्ड कास्ट। कहें क्या ये अंग्रेजी में? अरे कहें तुम अंग्रेज हो, हम अंग्रेजी थोड़े पढ़ेंगे, तुमसे लड़ रहे हैं, तुम्हारी भाषा हम क्यों पढ़ेंगे, उसको हिंदी करो। उन लोगों ने हिंदी लिखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो धर्म से, कानून से, अंग्रेजों से उजड़ी हैं, ऐसे जातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनका जमीन जायदाद, रोटी रिजर्व किया जाएगा। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया। क्रिमिनल कास्ट जातियां जो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, अपराधी जनजाति घोषित किया था, उनको भी कहा कि अनुसूचित जन। तो मैं कह रहा हूं 1931-41 में इसी में हो गया। 1931-41 में सूची बन गई अनुसूचित जाति, गिनती हो गई, अधिकार मिल गया। 1950 में देश 47 में आजाद हो गया, संविधान में लिख गया। पब्लिक फाइल 74/4 1950 बन गई कि जो चंद्रिका राम निषाद ने उसमें जो है संविधान सभा में कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो बड़ा अलग खा जाएगा, इसलिए अलग है। 1931 में व्यवस्था दी गई। तो संविधान में लिख दिया गया कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो गए हम 7 लोग। मतलब हम 30 नंबर पर चमार भाई, 24 नंबर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 53 पर मझवार, 66 पर हम तुरैया हो गए, 65 पर शिल्पकार हो गए। लेकिन दुर्भाग्य था कि ये हम 1961 में 1961 में अनुसूचित जाति में गिनती हुई 70 लाख। लेकिन सपा आई, बसपा आई, कांग्रेस सब सत्ता में रहे। 1994 में जब ये छोटे दल आए, क्षेत्रीय दल आए, तो क्षेत्रीय दलों को राजा बनना था। भाई राजनीति राजा बनाती है, तो इनको राजा बनाना था, और राजा के लिए महल चाहिए, जमीन चाहिए। तो नदियों के किनारे ही बड़े शहर हैं, और नदियों के किनारे निषाद रहते हैं। इनकी जमीन लिखवाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था अनुसूचित जाति का। हमारे नाम तुरैया था, मझवार के नाम से था, तो कहना ऐसे तो लिखा नहीं मिलेगा, अब इनके पुकारू नामों को ओबीसी में डालो। 1994 में एक अधिनियम बनाया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 है। उसमें लिख दिया केवट मल्ला कश्यप कहाँ धीवर रखवार है पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब कुछ ना इनसे उखड़ी। हम कहते जब हम संविधान में अब मेरी एक बात सुनिए, जान के धोखेबाज कौन है भाई? कांग्रेस है। अरे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, ये तीनों इसलिए हो गई। वर्ग 3 की जमीन अंग्रेजों ने कह दिया था कि इसको पूरा हो जाने दीजिए, निषादों के हक हिस्से की लड़ाई है, उनके अधिकार की। अंग्रेजों ने कहा हे निषाद जी लोग मत मारो, तुम जो जाल ताल जमीन ले लो। वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन दे दी, आसामी दर्ज हो गया। बहन जी आई 2007 में कलम चलाई, पहला 2 काम किया। मुलायम ने गलत आरक्षण दिया था केवट मल्ला को, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। मुलायम ने दिया डॉक्टर साहब, उसके बाद आप 2017 में अखिलेश यादव साथ थे। हम कह रहे आज भी रहना पड़ेगा साथ उन्हें। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने वो 17 पिछड़ी जाति को उन्होंने गुमराह किया कि हम शामिल करेंगे। हम शामिल नहीं, परिभाषित करने का मामला था, और राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को सपा के समय परिभाषित संशोधित कर दिया कि केवट मल्ला नहीं है, पिछड़े में नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित का लाभ दिया। तो जब अखिलेश जी ने प्रस्ताव पारित किया कि ये जातियां पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सदन में आवाज उठाए। उनकी जिम्मेदारी है कि स्पष्ट करें निषाद कहाँ है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4 की जमीन बसपा ने छीना, और हमारे निषाद नेता उसी बसपा में खड़े थे, उनके सामने अधिकार छीना गया। इतनी आपने बातें बताई, एक सीधा सवाल, आप मौजूदा समय में जिस सरकार के साथ हैं वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। एक शब्द में बताइए कि जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं वो आपके समाज को कब मिलेगा, कोई तारीख है? पहले तो आप जानिए कि एक तो छीनने वाले कौन है और देने वाले कौन है, 2 तरह, और दिलाने वाले कौन है। तो दिलाने की लाइन में हम खड़े हैं, और देने वाले मोदी योगी हैं। तो छीनने वाले लोग, तो छीनने वाले को सत्ता से तो हटाना पड़ेगा ना। हटाया हमने। लेकिन आज के दिन में पहली बार है 70 साल में कि भारतीय जनता पार्टी में
योगी जी सदन में आवाज उठाते थे, हमारी आवाज उठाते थे। आज मुख्यमंत्री है, अभी अब मुख्यमंत्री है। मैं पहला व्यक्ति हूं कि जब मोदी योगी जी को ज्ञापन दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो 70 साल में पहले मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरजीआई को लिखा कि स्पष्ट किया जाए कि डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार हैं अनुसूचित, दिशा निर्देश में लिखा आरजीआई ने, माननीय गृह मंत्री ने आदेश किया। मैं लिख नहीं रहा था आरजीआई वाला, इसको एक लाइन का आरजीआई वाला लिख नहीं रहा था। हमने कहा भाई आप बताओ तुम्हारे आरजीआई में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में कि निषाद कितने के चपरासी है क्या, निषाद एक भी हमारा कर्मचारी है क्या, लिख के दे दो कि हम केवट मल्ला मझवार नहीं है। मैंने गृह मंत्री शिकायत किया तो उसको डांट पड़ा। उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो एज पर मैनुअल हमने कहा आरटीआई वो कहा आरटीआई मांगे तब देंगे। हमने कहा जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए उस पर लिखो कि नहीं देंगे। उसने लिखा कि केवट मल्ला मझवार हैं अनुसूचित जात के हकदार। 1961 में गिनती हुई थी, हमारे सेंसस मैनुअल 1961 फॉर उत्तर प्रदेश में लिखित है, लिखित दस्तावेज है। पहले 70 साल में पहला मुख्यमंत्री योगी जी हैं जो हमें लिखित दस्तावेज दे दिए कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित। उसने लिख दिया कि सामाजिक मंत्रालय ये नोडल विभाग है दिल्ली में, वो इसका निर्णय लेगा कि कैसे इसका तो दिशा निर्देश जारी करें। तो अब इसीलिए आज हम लोग दिल्ली में 20 अगस्त को तालकटोरा में पूरे देश के लोग आ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो दिशा निर्देश। मैं वही आ रहा था, लेकिन उससे पहले वो शक्ति प्रदर्शन की आपकी बात करेंगे कि क्या जो 2027 में चुनाव है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद शक्ति प्रदर्शन में माहिर हैं। 22 चुनाव से पहले भी रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में आपने शक्ति प्रदर्शन किया और भाजपा के साथ आपने सीटों का अपना सिस्टम बना लिया कि ठीक है हम आपके साथ गठबंधन में रहेंगे, इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और मुद्दों पर आते हैं। जैसे एक समय उसमें हम जोड़ दें आपके उसमें आवाज में कि रमा देवी पार्क में जब 10 लाख लोग आए तो ये योगी जी को लिखना पड़ा पहली बार कि दिल्ली में हमारे पक्ष में आया ना कि हम केवट मल्ला मझवार हैं। आज के दिन में 11 विधायक हमारे हुए, 11 विधायक हुए, मैं एमएलसी हुआ और आज कैबिनेट में हूँ। तो हमारे दोनों सदनों में आरक्षण की आवाज उठ रही है, कार्रवाई होती है। तो जैसे हम बोलता हूँ तो विपक्ष कहता है ना सपा कार्रवाई बाहर किया जाए, कार्रवाई क्यों कार्रवाई बाहर की, इसके मतलब सदन में बोलने से कार्रवाई होती है। तो अब तक कोई निषाद नेता या कोई नहीं आज जब हमारे लोग आवाज उठाते थे विशंबर जी तो भाग जाते थे। आज मैं जब आवाज उठाता हूं तो 11 विधायक तो मेरे हैं, 10 विधायक हम हैं और भाजपा के जो विधायक हैं वो भी ताली बजाकर मेरा समर्थन करते। इसके मतलब निषादों की आवाज, निषादों के हक हिस्से जो संविधान में वर्णित है वो भाजपा के लोग समर्थन कर रहे हैं। आज 403 विधायकों को ज्ञापन दिया, लेकिन विपक्ष के लोग एक भी आवाज नहीं उठाए, बल्कि हमारे पक्ष के विधायक, भाजपा के कई विधायक आवाज उठाए हैं, दर्जनों भर देख लीजिए आप उठाकर। इसके मतलब जब इसका सदन में आवाज उठना शुरू हो जाता उसका निश्चित। मैं फिर से आ रहा हूँ उस सवाल पे कि एक समय जो मछुआरा पूरा वोट था, निषादों का पूरा वोट था, वो समाजवादी पार्टी के साथ था, कभी बसपा के भी साथ रहा। धीरे धीरे जब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो पूरी तरीके से वो एनडीए का हिस्सा हो जाता है। जैसे मुलायम और मायावती के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों की जब शासन सत्ता थी तो जैसे मुलायम की सरकार में यादव लोगों का बहुत कल्याण हुआ, मायावती की शासन सत्ता में दलितों का बड़ा कल्याण हुआ, उसमें विशेष तौर पर हरिजन बंधुओं का। तो जब डॉक्टर संजय निषाद एक ताकतवर सरकार के मंत्री हैं तो आपके समाज का कितना कल्याण हुआ? क्योंकि लगभग जब लोग देखते हैं तो जैसे अब आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का अंदर में आवाज़ उठाती, कई बार आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं देखो डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, एक बेटा उनका सांसद रह लिया, एक बेटा विधायक है, तो परिवार में तो डॉक्टर उसके बाद विनोद बिंद नहीं दिखाई देते जो सांसद बन गए, उसके बाद पीयूष रंजन निषाद नहीं दिखाई देते जो सपा में थे, उनका टिकट नहीं बना, वो तो विरोधी है। उनको तो वही दिखेगा कि अगर मुलायम सिंह के परिवार के सारे लोग सांसद हैं, आज के दिन में कोई प्रदेश का एक यादव नहीं सांसद है, तो वो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। हम कमजोर हैं, हम सबकी सरकार बनाते रहे इसलिए उंगली उठाते हैं। अरे यार मैं कहता हूँ कि सारे लोग कफन, जब हमारे सारे नेता मारे जा रहे हैं तो हम तो अपने घर के लोगों को कफन बांधे रहे हैं। आइए आप भाई लड़ाई लड़िए और फिर आप भी मरने के लिए तैयार रहिए। डॉक्टर संजय के बाद कोई और उत्तराधिकारी मरने के लिए तैयार रहेगा और होगा। अच्छा एक गारंटी आप, अगर डॉक्टर, ठीक है आपने उत्तराधिकारी की बात की तो इसी मैं छेड़ देता हूँ, डॉक्टर संजय निषाद का उत्तराधिकारी कौन होगा? आज के दिन में हमारी पार्टी तय करती है कि कौन जीत सकता है, क्योंकि जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सदन में आवाज उठा सकता है। प्रवीण जी थे,
उनको क्या निषाद एक अगर प्रवीण जी थे, उस समय हमारे पास एक सीट आई थी संत कबीर नगर, कोई और देश पार्टी में नहीं था कि जीत सकता। हमारे पार्टी के तमाम ऐसे प्रदेश के हमारे मेंबर्स हैं कि जिनके नाम पर वोट आ जाए। प्रवीण जी के नाम पर वोट आया। एक तो पहले चेहरे से मैं डॉक्टर था, परिवार है, और वो किताब 13 लिखे 14 पूरे प्रदेश में दौड़े, उनके लिए पूरे प्रदेश के लोग प्रचार करने गए। तो जो त्याग किया, आपके परिवार के पहले व्यक्ति हैं जो चुनावी राजनीति जीते हैं। भाई आज के दिन में पहले व्यक्ति हैं जो सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए। अब जैसे हमें देखा तो उन्होंने नौकरी करते रहे, इंजीनियर थे, छोड़ के आए कि नहीं किताब लिखना, जाना, खाना। एक दिल्ली में पहली मीटिंग हुई तो हम लोग आटा दाल चावल भगवना लेके आए थे, और जो है MP क्लब में हम लोग 100 लोगों के साथ बैठ के 3 दिन मीटिंग किया। पहली बार है। खाना वो बनाते थे और खाना बना के आते थे, बैठ के हम लोग पढ़ते थे। तो अगर उन्होंने पढ़ाई की, राजनीति की, समाज की सेवा, पूरा पार्टी 13-14 किताबें हम लोगों ने लिखा। निषाद राज किले पर वो पहले व्यक्ति हम लोग गए और जो कसम खाए थे कि हमें अब नौकरी नहीं करना बल्कि निषाद राज की उस आवाज को सदन में पहुंचाना है। तो उनको लोगों ने तय किया कि नहीं ये जीतेंगे, और जीत के गए, आवाज उठाए। अभी देख लो हमारे खुद के विनोद बिंद गए, हमारी पार्टी से गए, हम लोगों ने दिया है ना, विधायक थे, सपा में 10 साल घूमते रहे, टिकट काट दिया था, लेकिन हम लोगों ने जिताया ना। निषाद बिंद, केवट मल्ला बिंद हमारे लोग हैं, जितवाया। लेकिन अभी देखो सदन में एक बार भी मझवार के आरक्षण का आवाज उठा पाए बेचारे, क्योंकि अभी प्रवीण जी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, मैं जो कहूंगा वही करते। आज भी आवाज हमारे अलग से पार्टी टाइम मिलता है, बात समझ गए, आवाज उठाने के लिए। हमारे 11 विधायक हैं, उनका समय ग्रहोक दिलाया, मैं भी बोलता रहता हूँ। लेकिन आज के दिन में विनोद बिंद आज भारतीय जनता पार्टी के उससे आए और उन्होंने किया, तो एक बार भी आवाज उठाए नहीं, उठाया ना। तो आज के दिन में समाज की आवाज जरूरी है, समाज का नेता जरूरी है। क्या आप ठगा महसूस कर रहे हैं कि विनोद बिंद को आपने सपोर्ट किया और अब वो आवाज नहीं उठा रहे? उसका नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। इलाहाबाद, बनारस के चारों तरफ आपने देखो, चंदौली हार गए, जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए, गाजीपुर हार गए, इलाहाबाद हार गए, आज चित्रकूट हार गए ना हम लोग, सुल्तानपुर हार गए ना, बलिया हार गए हम लोग, आजमगढ़ हार गए। इसके मतलब वहाँ केवल अनुप्रिया को अगर हम लोग नहीं जाते तो भी नहीं जीत पाती। इसके मतलब बिंदों की बहुत आबादी है। अनुप्रिया पटेल को लेकर आप बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि अनुप्रिया को तो लगता है कि ठीक है हम अपने दम पे जीत रहे हैं। आपने कह दिया कि नहीं, वो कहती हैं, इस बात को स्वागत करती हैं कि कुछ शक्तियां थी उन्हें हराने में लगी थी। आज के दिन में हमारे सहयोगी दल, शक्तियां कौन थी? अरे कुछ लोकल लोग थे कि यहाँ बहुत दिनों से वो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के लोग थे वो मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने। मतलब डॉक्टर संजय निषाद ये कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल अगर जीती हैं तो निषाद बहुत है। 96 में हमारे भरे हुए 96 गांव निषादों का है। मझवा में हम खाली पूरे जो है 150 गांव। उत्तर प्रदेश में डिसाइडर हो गए आप निश्चित रूप से। देखो जहां हम गए हैं 126 सीटों पर 2022 में मैंने कैंपेनिंग की थी, और 116 सीटें उसमें से हमने जीत दर्ज की। हमने 11 सीटें 15 सीटें ली थी, 11 हारी हुई ली थी उसमें से, और 9 जीती उसमें, और 2 सीट जो हारी हुई हैं हमने हारी हुई सीटों में उसमें खाली 3000-4000 वोट से हारे हैं। इसके अलावा हमारा स्ट्राइक रेट और हारी हुई सीटों पर जीत का रेट अच्छा है, चूंकि हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी दल। आप जब यही बात कहते हैं कि हमारे और भाजपा कार्यकर्ता, और जब संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद जी आपके जो बेटे हैं वो हारते हैं, तो फिर आप कहते हैं लग रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं ने उतना परिश्रम नहीं किया। देखो नेता, हम कार्यकर्ता की कभी बात नहीं की, हमने नेता की बात की है। उन नेता जो लोग हैं 2-4 जो खेत में, जो हरा भरा खेत भाजपा का है, अब राउंड अप डाल दिए। तभी नहीं पता है कि वो राउंड अप वो जब वो खेती करेंगे तो कैसे होगा। सबको पता है कि वो अपना बूथ कैसे हार गए। जहाँ से 6 महीने पहले अगर हम जीते हों, लोग सब हमने जीते हों अगर, हम जो है चुनाव, और उसके बाद जो है 2 साल बाद हम कैसे वो बूथ हार जाते हैं, कोई ऐसा तो निगेटिव काम नहीं था। इसके मतलब अगर भाजपा अपना बूथ वहाँ हारती, जो नेता हारते हैं, तो वहाँ लोकल जो नेता हारे हैं भाजपा के लोग, ऐसा नहीं है। भाजपा ने वहाँ पूरी सेना दी, जो है संतोष सिंह गए भी, पूरा 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन वो चूंकि जब कहते हैं ना कि मेढ़ ही खेत चरने लगेगा तो उसमें फसल कैसे होगी। चलिए अब लखनऊ यूपी से होकर दिल्ली आते हैं। 20 तारीख को आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए। शक्ति प्रदर्शन ही है या अपने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, या बीजेपी आला कमान पर दबाव बनाने की अभी से आपने टैक्टिक शुरू कर दी है कि देखो भाई हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम अपनी दावेदारी करेंगे, और हम आने वाले चुनाव में क्योंकि आपने डिसाइडर कह दिया कि निषाद डिसाइडर है, आपने ये कह दिया है,
तो अगर बीजेपी से कहीं निषाद इधर उधर चला गया, क्योंकि जब डिसाइडर की आप बात कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर संजय निषाद ये शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं क्या? 2024 में कुछ निषाद इधर उधर हो गए थे जिसका नुकसान उठाना पड़ा गंगा जमुना और घाघरा के किनारे, आप देखे होंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता उदासीन हो गए। भाई आरक्षण के मुद्दे पर आप 2022-19 दिलवा दिया, 2022 दिलवा दिया, तो जवाब नहीं दे पाता था, इसलिए शांत हो घर बैठा था। लेकिन वोट जो है पड़ता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता गारंटर बन के वोट डलवाता है। बिल्कुल। तो ये किसी भी कहते हैं ना कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है कि कौन आपका दुश्मन है। शिक्षा का मतलब ही नहीं है कि हम पेट पाले नौकरी करें। शिक्षा का मतलब आपका हिस्सा कितना बनता है, हिस्सा कौन खा रहा है, कैसे मिलेगा, कौन की गलती से हिस्सा चला गया है। लोकतांत्रिक ढंग से बिना किसी बंदूक नहीं, बटन से आप अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों में सोच विकसित किया कि आज के दिन में पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में आए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में आए। कांशीराम पॉलिटिकल गॉडफादर अब लेदरमैन के लिए आए। देखिए कैसे सोच बदला दलितों की, जो दलदल में थे वो महल में आ गए। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्कमैन आए मुलायम सिंह यादव। तो किसी न किसी को राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में, अगर डॉक्टर संजय को पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की उपाधि पूरे 14 देशों के लोग कोरोना में जिनके लिए मैं खड़ा था और मैंने उनको बचाया था, और उन लोगों ने कहा भाई राजनीतिक शक्ति नहीं होता तो आज हम समुद्र में खाने में ना मर जाते, और मैंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि हम सरकार के साथ रहने से उन्हें मिला, तो उन्होंने अवसर दिया। तो शक्ति नहीं बल्कि कहते हैं कि प्रेरणा होती है, सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है। तो मेरा संगठन कितना बड़ा है, और प्रदेशों में मैं छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, जहां जहां 26 सीटें लड़ा था, हार गई थी। मैं आया, आप भाजपा को हरा भी रहे। नहीं, उस समय जब मैं उनके साथ नहीं था 2018 में। तो मैं जब साथ में आ गया तो मैं छत्तीसगढ़ गया, मीटिंग किया बड़ा। मैंने कहा भाई सरकार के साथ रहो, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर एक हो जाओ, राष्ट्रीय सरकार के साथ, राष्ट्रीय पार्टी के साथ हो। तो एक जब दलित एक तरफ राष्ट्रीय तरफ से इकट्ठा हुए लेदरमैन, तो अब उनकी समस्या हल हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर मिल्कमैन इकट्ठा हुए, उनकी समस्या हल हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है फिशरमैन इकट्ठे हो जाओ। तो छत्तीसगढ़ में जीत दिलाया मैंने, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ा, जीत दिलवाया। मैं राजस्थान में भी आया, जीत दिलवाया। मैं हरियाणा में गया, दिल्ली में आया, ये सब गया, जीत दिलवाया। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में शक्ति से अगर हम भारतीय जनता पार्टी को जीत देते हैं तो वो सम्मानजनक सीट भी देते हैं, और सीट देते हैं और हमारी समस्या के समाधान की तरफ आ रहा है। तो ये जो नहीं देखिए, बच्चा किसी के गोद में हो, अगर रोता न हो तो उसको माँ दूध नहीं होश नहीं रहती। तो अपर कास्ट को 10% आरक्षण मोदी ने दिया, महिलाओं को दिया, और मोदी हमारे हर मंचों पर मछुआरों की समस्या, मछुआरों की आबादी, निषाद राज के लिए जय निषाद राज, ट्रंप के टैरिफ वाले मसले भी बोल दिया कि मछुआरा भाइयों के साथ रहें। आज के दिन में आज देख लो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आज के दिन में मछुआरों के साथ मोदी खड़े हैं, तो मोदी तक हम सम्मान धन्यवाद तो देना पड़ेगा, और मोदी ही हल कर सकते हैं। लेकिन ये धन्यवाद देने का तरीका शक्ति प्रदर्शन है। मतलब मैं कहता हूँ सभी राज्यों में मछुआरे रहते हैं, तो सारे राज्यों में मछुआरे कहाँ आएंगे, यही तो आएंगे। सोशल मीडिया से तो दे दिया, धन्यवाद भी देंगे और उनसे अपना आग्रह भी करेंगे कि आप ही हल कर सकते हैं, सबने तो लूटा है भाई, वही कर सब। मैं एक सवाल आपसे, अगर हल नहीं होता है 2027 तक आपके आरक्षण का मुद्दा, अगर आपका जो मुद्दा है, आपके निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता है, तब भी भाजपा के साथ आप रहेंगे? आखिर किसके साथ रहेंगे? नहीं, अगर नहीं होता है क्योंकि किसके साथ रहेंगे ये बताइए आप। कांग्रेस ने का तो लक्षण ही है कि ऐसी सभी जातियों से बनाओ अंधा, उठवाओ झंडा, चलाओ अपना धंधा, है बजाते रहो डंडा, यही चलता रहा ना 70 साल से। भाई फाइल गायब कराने में हमारे आरक्षण की 74/4 1950 कौन है? उनके 2 मंत्री मुकुल वासनी और शैलजा, जिनके खिलाफ हमने संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में हम लोगों ने मुकदमा लिखा रखा है कि जिसमें कौन सी जातियां जो संविधान बनने से पहले सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, ऐसी जातियों की सूची बनाओ। सभी राज्य सरकारों ने दी थी, वो फाइल ही आर्कोलॉजी से गायब करा दिया। तो आज के दिन में योगी जी ने उसको अटेस्ट किया कि नहीं हम लोग हैं। आज के दिन में कांग्रेस के साथ रहे, सपा के साथ रहे, प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव वापस बुला लिया। हमारा मामला परिभाषित कराने का था, शामिल करने का शुरू कर दिया। पता बसपा थी, कहती थी सबकी जितनी संख्या भारी है, वो उसने आरक्षण बरकतीन की ज़मीन छीन लिया। आज के दिन में मुकदमा लगा के लटका दिया।
आखिर राष्ट्रपति के नाम में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे 17 पिछड़ी जातियों के साथ ये क्षेत्रीय दल उनको गुमराह न करें। ये मामला सामाजिक न्याय दिल्ली मैंने वही तो मैं कह रहा दिल्ली में मोदी हैं तो मोदी ही तो हमारी हल करेंगे। नहीं, अगर नहीं किया 27 तक तब मैं पूछ रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि बिना झंडा डंडा उठाए महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया, बिना किसी प्रदर्शन के आज अपर कास्ट को 10% मिल गया, बिना किसी इस तरीके से आंदोलन के ट्रांसजेंडर को मिल गया है। तो हम कहते हैं कि हमारा तो संविधान में लिखा हुआ परिभाषित करने का मामला है। तो जैसे ही धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, उसमें इस तरीके से सब कुछ किया है, तो वो सारा कुछ हमको लगता है कि जिस तरीके से जुबान पर मछुआरों का नाम है मोदी के और योगी जी के, वो मछुआरों का हो। देखिए 27 से पहले हो न होगा तो मोदी करेंगे, होगा तो योगी करेंगे। अभी सम्मान मिलना शुरू, आपने कहा ना क्या दिलवाया अब तक के निषादों को। पहला निषाद राज का किला, किसी का समाज का सम्मान बड़ा होता है, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि, ये 3 स्टेप है। तो सम्मानित जो है सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब कोई अधिकारी दरोगा केवटा मल्लावा नहीं कहता है, अब कहते हैं निषाद जी अरे यार गलती मत करो, जाओ जमानत करा लो। अब डंडा नहीं बजाते हैं। आज के दिन वो डरते हैं कि भाई अभी मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ निषाद लोग हैं, डॉक्टर संजय हैं, सम्मान मिलना शुरू हो गया। आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ाई चल रही है। आज के दिन में आवाज़ के रूप में आज निषाद पार्टी या मछुआ समुदाय एक होने का फ़ायदा है कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक जब मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ योगी के मोदी के साथ, तो मोदी अगर प्रधानमंत्री तक हम जाकर वकालत कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है अपने समाज का। अब तक तो किसी मुख्यमंत्री के बगल में किसी निषाद का फोटो नहीं होगा। आप देख सकते हो 70 साल से बहुत नेता आए ना बेचारे, आज मैं आवाज़ हूँ। आज के दिन में इनके लिए ऐतिहासिक रूप से जो है प्रमाणिक दस्तावेज योगी जी ने लिखवा के दिलवा दिया कि आप इसमें पहल हो रहा है। तीसरा प्रधानमंत्री ने, पिछली सरकारों ने 67 साल में देश के मछुआरों के लिए 3,000 करोड़ रुपया दिया था। ये पहले बताया 18% आबादी ये झुआ व रोड को पौआ पिलाने के लिए दिया, कोई योजना नहीं बनाई। मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देश के मछुआरों के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फ्री का बीमा है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैंने उनसे जब मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप तो सबके लिए कर रहे हैं, बड़े ऐतिहासिक, ये उजड़े हुए परिवार है, भूमिहीन है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, झोपड़ी में, कुछ है ही नहीं, उजाड़ दिया अंग्रेजों ने। ऐसे लोग विमुक्ति जनजाति के अंदर आते हैं, ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जाती है। देश आज़ाद होने के 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद हुए 31 अगस्त 1952 को। ऐसे लोगों को कुछ दीजिए जिनके पास खेती है। एक ऑफर की बात कर रहा हूं, तो इनके पास इन आदेश किया कि बिना किसी गारंटी के, आधार कार्ड है निषाद के पास, जाए बैंक, हमारे यहाँ विभाग से फार्म भराए, 3 लाख रुपए बिना गारंटी के लेके 4% ब्याज पर काम करे, 60% सब्सिडी महिला पुरुष के लिए। आज के दिन में उनके लिए फ्री का बीमा है। NFDP नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया कि जैसे निषाद भरे फार्म 100 रुपया उसके खाते में आता और उससे 100 रुपये से वो भरा के पूरी चीज़ पढ़े आराम से और योजनाओं का लाभ ले। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण, उनके फीस के लिए निषादों के पास शिक्षा पैसा ही नहीं, जमीन है। तो मैंने उनको हाई स्कूल में 10,000, BA इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 का हमने कर दिया। उनके बीमा के लिए, उनका फिर इलाज के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए। अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है फिर भी जाके जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है उसमें भर्ती हो जा 7 दिन और उसका पैसा 5 लाख रुपये हम दे देते हैं। जो है माता सुकेता के नाम से है, 1,000 का केज कल्चर, बड़े बड़े जलाशयों में, छोटा जलाशयों महिलाओं को मैंने सब्सिडी दिया। माता ये हमने उनको देना शुरू किया। ट्रेनिंग, अब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य के उत्पादन में। आप देखो बहुत मंत्री थे निषाद मत्स्य में, एक मंत्री खाली भाजपा के सरकार में वो निषाद था। लेकिन सपा के समय पंडित जी थे, बसपा के समय रावत जी थे, फिर उससे पहले सपा के समय कई मुसलमान मंत्री थे और उन लोगों ने उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अब बताओ मछली उर्दू पढ़ती है ना निषाद उर्दू पढ़ता है, बताओ क्या अनुवाद करेंगे भैया? आज के दिन में क्या अनुवाद करेंगे? अब जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो रेगिस्तान है, वहाँ मछली होती भी नहीं है कि वहाँ से हम संपर्क स्थापित करेंगे, और भाई जो हमारे यूरोपियन कंट्री वहाँ होता है। तो ऐसे में तो अधिक, उसके बाद भी मैं नेशनल लेवल पर हम उत्पादन में 1 नंबर का खिताब, अगर हम उत्पादन अधिक कर रहे हैं, 80% हमारा पैसा आंध्र प्रदेश जाता था, वहां से मछली आती थी, अब 80%
पैसा हमारे लोग उत्पादन कर रहे हैं, वो पैसा हमारे लोगों के पास जा रहा है। अब विकास हो रहा, 20% जो कम है वो हम इधर जो है इधर क्या नाम है दिल्ली के, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में वो हम इस प्रदेश को सप्लाई, अब हम बराबर हो गए, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम निर्यात के लिए ले जा आपने रहे जो हैं। योजनाएं गिनाई ठीक बात है कि आपने कहा कि मछुआ समाज को लाभ मिल रहा है। क्या आपके समाज का शिक्षा का लेवल बढ़ा? क्या आपके समाज का सरकारी नौकरियों में भागीदारी आपकी बढ़ी? क्या राजनीतिक भागीदारी हुई? क्योंकि आप तो हैं, इसके अलावा क्या अन्य लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर के कि अन्य भागीदारी बढ़ रही है? क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरी जो पार्ट होता है वो होता है शिक्षा, कि पहले का शिक्षा का स्तर क्या था, अब शिक्षा का स्तर क्या हुआ, और दूसरा क्या सरकारी नौकरियों में आपके समाज की भागीदारी बढ़ रही है? पहले आपने राजनीतिक भागीदारी की बात की। हाँ। हमारे पास अवसर आया आयोग के सदस्यों का, मैंने अपने परिवार के किसी आदमी का नाम नहीं लिखा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं का नाम लिखा, हमने 16 लोगों का नाम लिखा सीनियरिटी के हिसाब से। उसमें से भाजपा को जिसको लगा भाई है उनके पास, उन्होंने 3 आयोग, एक जो है बिंद के बेटे को, हमारे यहाँ एक गोरखपुर से प्रदेश एक महिला को जो हमारे जिलाध्यक्ष थी उसकी बेटी थी, वो अब काम करती है। ये आयोग के सदस्य बने ना, दूसरे परिवार के बने। आज के दिन में सम्मान सहित समय कर रहे हैं। अभी दो और बातचीत किया हूँ कि पश्चिम के लोग भी आ जाएं और लोग भी आ जाएं। आज के दिन में हमने टिकट दिया, 5 टिकट निषाद के लिए लड़ने के लिए लाया था गृह मंत्री से कि निषाद भाई आपके हम कैसे जीतेगा, अगर भोजन भरी थाली रहेगा तो निषाद भर पाएगा, हम दे दीजिए, हम आपके सिंबल से लड़ा देते हैं। लेकिन फिर भी विनोद बिंद को लाया, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, पीयूष रंजन को मैंने जितवाया उनसे, बल्कि हमारा 12 में टिकट था और 12 अनुसूचित है और हमें कोटा मिल गया, तब पता चला भाजपा वहाँ उनको नहीं दे रही है, तो हमने अपना कोटा विड्रा कर दिया और फिर उसको बेचारा खर्च किया था जो प्रत्याशी, उसका पैसा वापस किया है और फिर इनको दिया। पूछिए, इन लोगों को लड़ने के लिए पैसा भी दिया। आज के दिन में अन्य पार्टियां जो निषादों को चुनाव लड़ा रही हैं, जिता रही हैं, आज के दिन इससे पहले तो टिकट उकट नहीं देती थी किसी को। एक बार वही गोरखपुर में लड़ाने के लिए लोगों को लाती थी, प्रवीण जी लड़े ना, आज के दिन में जीते। अब क्यों नहीं निषाद जीत जाता भाई वहाँ? अब हुआ ना, इसके मतलब निषाद पार्टी एक पार्टी है, वोट बैंक उसके साथ है। निषादों ने अपनी समस्या हल करने के लिए खुद लाया। नौकरी की बात आप कर रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना 27% में, लेदरमैन और संख्या में, हमारा लटकू राम बना के रखा 30 साल। 5 के दिन में हम अनुसूचित में थे, 1994 में वो भी सिम डाल दिया। बहन जी स्टे ले लेती थी, अब लिस्टे हो गया तो ना, हम पिछड़ी में अनुसूचित है। अब 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया कि ये नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, तो हमारा नाम तो ओबीसी से कटना चाहिए, एससी में बनना चाहिए। तो जब हमारी विसंगति पैदा कर रखा, फिर भी हमारे लोग अभी योगी सरकार में जब से पारदर्शिता हुआ, कोई ऐसी लिस्ट नहीं होगी यूपीएससी की होगी, चाहे लोक सेवा आयोग का हो, चाहे अधीनस्थ आयोग का हो, ये चाहे और आयोगों का हो, उसमें 1-2 लड़के बिंद के हों, कश्यप के हों, कहार के हों, गौड़ के हों, केवट हो, मल्ला हो, अब दिखाई देते हैं, दरोगा है, पुलिस है, ऐसे दर्जनों अब दिखाई देते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर। इतना गर्व, इससे पहले तो बेचारे पहले होते थे 1994 पहले तो रहा के कितने अधिकारी थे, केवट मल्ला के बच्चे। हमारे पास वाईके भंडरन चीफ सेक्रेटरी 1952 में, जब विमुक्ति जनजाति काला कानून हटा 31 अगस्त 1952 को कि भाई ये निषाद अब नहीं काले कानून से, अब ये उनको नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेट किया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स किया और की विमुक्ति जनजाति, ये इनकी दशा अनुसूचित जनजाति से खराब है। ये कंथा सेमेन अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनुसार, तो उसमें लिखा चीफ सेक्रेटरी सभी राज्य सरकारों को कि इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा देकर शिक्षा में लिया जाए। लेकिन सपा के सरकार 2013 में के मोहन राव था उनका सेक्रेटरी, मैं उससे लड़ने गया, उसने कहा कि जो जाति जिसमें है उसका पाएगा, कोई भी मुक्ति जनजाति नहीं होगी यहाँ। मतलब हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, अभी खाए खिचड़ी, मतलब हमारा जो शिक्षा उसने छीन लिया। आज के दिन में हमारी सरकार में कुछ न कुछ आभार है, शिक्षा ही नहीं था तो पैसा ही नहीं था, उजड़े लोग थे। अब हम जब उनको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, अब पढ़ेंगे, हम उत्पादन में उनको हाईटेक किए हैं, अनुदान दिए हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में 3,20,000 5 एकड़ पर हम अनुदान दिए हैं। एरेटर महिला को दिए हैं। नाव जो माफिया चलाते थे, अब उसमें हमने नाव भी दिया, हम निषाद राजबोट योजना का कि अपनी नाव से अपना नाव चलाओ, हजारों नाव दिया हूँ, तो अब अपना पैसा कमा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। आज के दिन में 100 किलोमीटर माफिया
वही दृश्य और इरफान दो थे, इलाहाबाद से लेके आगरा तक लेते थे, तो क्या होता था मालूम है? वो तो बेचारे, हम तो जब 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन हुआ, उसमें जब हमें एक्यूज किया गया और हमें अपराधी घोषित किया गया कि जिंदा लाओ मुर्दा लाओ, तो कितना हम डॉक्टर थे, हम लोग निहत्थे आदमी थे, तो कैसा गोली मारा, मेरा भाई कैसे घिराते हुए ले गए, तो किस तरीके से किया, और 302 मुलजिम बना दिया, 37 लोगों को बंद कर दिया, महिलाओं को कैसे पिटाई हुआ संत कबीर नगर में, आप समझ सकते हैं। एक क्रूरता का हद था। फिर हम, और ये अखिलेश जी के शासनकाल में हो रहा था। छुपना हुआ तो मैं नदी में उसी नाव पर सोता था, बीच में हमारे मछुआरे बेचारे रात भर जगते थे, पुलिस पकड़ने जाए, पता चला सुबह भोर में ही आ जाते थे बंदूक लेके सब माफिया, और जितना मछली उछली मारे रहते थे 2 रुपया 1 किलो 4 रुपये किलो के हिसाब से मरवाई दे के उठा ले जाते थे। मैंने हर समय अब समिति बना दी, पहले जिले में 1-2 समिति माफिया, आज के दिन में हमने समितियां बना दी, और अब वो पैसा 5-5 किलोमीटर का जो आक्स है, उसी 25% ग्राम सभा में, 25% जिला पंचायत में, और 50% जिला मत्स्य विकास निधि में उनके विकास के लिए अब उनको डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रहा हूँ। उनके गांव में नदी किनारे उनका मैरिज हॉल बनवा रहा हूँ, लगभग 38 करोड़ रुपए के आसपास है, उनको सब बनवाने जा रहा हूँ। अब पहले नीत नहीं थे, अब नीत बना दिया। ये सब क्यों? पैसा जो 20% पोखरे होते थे, बाकी माफिया के हाथ में रहते थे, गांव वाले बेचारे मार नहीं पाते। अभी 80% पोखरे को हमने ऑक्स किया है, और वह पैसा ग्राम सभा में खर्च होगा। मतलब सरकार पैसा मछली विभाग का पैसा नहीं लेती, बल्कि हम रिवर रेंचिंग डाल रहे हैं, हर साल 2-3-5 करोड़ की मछली डाल रहे हैं गंगा जमुना में, हर जगह। तो ये चीजें इनके विकास के लिए, इसलिए मछली हम डाल रहे हैं कि बढ़ेंगी जल्दी, ये मार और खाएंगे। चलिए अब लेकिन एक बार है, कांसी राम ने चमार भाइयों से सुअर पालन के लिए कभी भी प्रेरित नहीं किया था। उन्होंने कहा कलम में ताकत है, और कलम से भाग्य लिखा जाएगा, संवैधानिक अधिकार लो। काशीराम आपके आइडियल हैं? हम निश्चित रूप से मैं उनके साथ ही 11 साल 8 महीने उनके, आप काशीराम बनना 11 साल 8 महीने उस मिशन पर मैं काम किया। आप स्वयं को कभी कभी काशीराम फील करते हैं कि आप निषादों के? मैं कहता हूं कि उनके सपने अधूरे, कांसी राम के सपने अधूरे, निषाद पार्टी करेगी पूरे। फूलन देवी जमुना निषाद के सपने, तो मायावती नहीं पूरा कर पाई? हमको तक पूरा हुआ होता तो आज के गांव के चमार भाई ननकू राम बनकर घूम रहा। 3000 परिवार लेदरमैन हीरो हो गए, 66 समूह अनुसूचित जात की जीरो हो गई, ननकू राम बन के भजन गा रहे बेचारे। आज के दिन में 4000 परिवार खाली मिल्कमैन के हीरो हो गए। अभी गांव का बेचारा जो है इसे घूम रहा। तो मैं कह रहा हूँ ये सब सपने अधूरे हैं इन महापुरुषों के। ठीक है, मैं अब आपसे सीधे सीधे सवाल पूछूंगा, मुझे इतिहास में नहीं जाना है। 2015 में आपने कहा कि गोली चला, कांड हुआ, आप नदियों के बीच में नावों पर सोते थे। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। 2 साल बाद भी आप 2 साल बाद ही 17 में आप उसके बाद ही सपा के साथ चले जाते हैं, और 2018 में जब गोरखपुर का उपचुनाव होता है तो आपके बेटे समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं। इतनी जल्दी आप जख्मों को भूल गए? अखिलेश सरकार में जो आपको दर्द मिला, जैसा कि आपने कहा, भावुक हो रहे थे, आपके सामने गोली मारा गया, आप अपराधियों का जीवन जी रहे थे, नदियों के बीच में आप सो रहे थे, 2.5-3 साल में आप भूल गए तो सारे दर्द? ये जो समस्या है, तो समाजवादी पार्टी की स्कूल है, बहुजन समाज पार्टी की स्कूल थी पिछड़ों और दलितों की, किसी की वो प्रॉपर्टी नहीं थी। ये पब्लिक के विचारों को, पब्लिक के हिस्से के अधिकारों की लड़ाई थी। ये लोग अलग अलग थे। कांसीराम और मुलायम सिंह मिले 1992 में। तो आप, मैंने पूछा क्या वो जख्मा भूल गए? वहीं जा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग थे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि देश के जो मूल निवासी हैं, देश को अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां हैं, वो SC ST OBC में बटी हुई हैं, अगर ये दोनों अलग अलग थे तो यार दोनों लोगों ने जब तय कर लिया कि वो हम नहीं गए थे, वो मेरे पास आए, और मैंने कहा सहमत होइए कि बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लेंगे। पीस पार्टी को डॉक्टर वो दिन आप भूल गए? मतलब नहीं, वो लोग हमारे पास संपर्क में आए। तो मैंने कहा अगर ये निषादों की जो व्यवस्था है, अगर आप सत्ता में आए तो पहले लागू करने के लिए तैयार हो जाए। तो शुरुआत 2018 की है, उपचुनाव था, और 2019 में उन लोगों ने वादा किया कि हम लोग आएंगे, साथ में रहेंगे, और साथ में मिलके इनकी समस्या, केंद्र सरकार आएगी, केंद्र सरकार में हम लोग जाएंगे और इनकी समस्या का हल करेंगे। अगर कोई आदमी तैयार हो जाता कि नहीं गलती हुई है और निषादों के हक हिस्से चाहिए, और इस गलती को तभी पूरा हो सकता है कि जब हम एक साथ रहेंगे। हम लोगों ने, बहन जी आई, पीस पार्टी आई, निषाद पार्टी आई, कहा है ना, हम लोग जीते ऐतिहासिक गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपके हिसाब से। लेकिन 2019 में आप देखो, फिर सपा और बसपा
एक हो गए और हम लोगों को अलग कर दिया। नतीजा क्या, 2019 में निषाद फिर मोदी जी के साथ आ गए। आप देख लो कि तो एक तो अब तो पता चल जाए धोखेबाज कौन है, किस तरीके से लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी अगर धोखेबाज है और 2027 में कह देती है डॉक्टर साहब आप आ जाइए 40 सीट आपको दे रहे हैं, जाएंगे? देखिए आज के दिन में अभी फिलहाल हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब दरवाजा बंद कर देगी, भाई सपा दरवाजा बंद किया तो हम लोग आए आज के दिन। भाजपा क्यों बंद करेगी? आपको ऐसा क्यों? मैंने कई बार आपके बयान सुने, आपको कई बार आप यही कहते हैं कि भाजपा अगर दरवाजा क्यों आप कह रहे हैं कि चले जाएंगे। आप इतने तो हम कहते हैं जब भाजपा कहेगी हमारे साथ न रहिए, और ऐसा रहने की जरूरत नहीं। बहुत ऐसे समय आते हैं कभी पार्टियों बड़े पार्टी फैसला लेती है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। देखो बड़ी पार्टियों की एक आज के दिन में 20-30 सालों से उत्तर प्रदेश का कि बिना छोटे दलों के सहयोग के वो सत्ता में नहीं रह सकते। और छोटी पार्टियों का भी एक मजबूरी है कि बड़े पार्टियों के साथ रहने से जीत आसानी से सुनिश्चित हो जाती है। उनकी आवाज़ जो होती है मुद्दे हल करने के लिए उनकी आवाज़ बनकर सदन में पहुंचने का अवसर मिलता है। तो हम दोनों का एक जो है दूसरे के पूरे का भारतीय मतलब अगर भाजपा दरवाजा बंद करती है और अखिलेश जी का बुलावा आता है तो कोई गुरेज नहीं होगा। उसके बाद देखिए भाजपा जब दरवाजा बंद करेगी तब सोचा जाएगा कि हमें कहाँ जाना। उसके अखिलेश से गुरेज है नहीं, अखिल कोई हम देखिए आज के दिन में राजनीतिक रूप से समाज का हिस्सा दिलाने के लिए, शाम का आवाज की आवाज बनने के लिए, संवैधानिक जो सुरक्षा है संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, अब उनके लिए वजीफा मिलेगा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, जमीन जायदाद सुरक्षित है, लोकसभा विधानसभा में आसानी से ही जातियां प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हमारे समाज को विधायक बनाना होगा तो अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे रामचरित्र निषाद दिल्ली से जाकर अगर लोकसभा मछली शहर से जीत सकते हैं तो जमुना उस पार निषाद को कौन सा दर्द है। तो आज के दिन में हमारे समाज को राजनीति करने के लिए विधायक बनने का अवसर मिलेगा, सांसद बनने का अवसर मिलेगा, विधान परिषद बनने का, प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख, और ये सारा अवसर प्रदान होगा तब जब हमारा अनुसूचित जाति की सूची का वो चीजें। मतलब ये हम मान के चलें कि अगर 27 में सियासी फिजा बदलती है तो डॉक्टर साहब भी मौसम वैज्ञानिक बन जाएंगे? नहीं, हमको कहते हैं आज के दिन में दूसरी बात थी कि आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि 10% सीटें लड़ना है और 1% वोट पाना है तो आपका सिंबल जो है पंजीकृत होगा, तो आप मान्यता प्राप्त दल हो जाएंगे। तो हमारे पास 403 सीटें तो 41 सीट हमें लड़नी मजबूरी है, 1% वोट पाना मजबूरी है। ये भाजपा को अल्टीमेटम है, 41 सीट लड़नी मजबूरी है। नहीं, ये तो कानून है चुनाव आयोग का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहता हूँ कि जितनी हारी हुई सीटें दे दीजिए, मुसलमान बाहुल सीटें हमें दे दीजिए। मुसलमान आज के दिन में वही कमल बटन दबाना नहीं चाहता है, लेकिन भोजन भरी बटन भाई दबाएगा ही, वो जाएगा। वो तो सपा से भी नाराज है, कांग्रेस से भी नाराज है। वो बेचारा 19% वोट है मुसलमान का। और देखो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे दशा खराब मुसलमानों का है। यहाँ मुझे मुलायम सिंह यादव की थोड़ी याद आ रही है। यमुनाई समीकरण से एमएन समीकरण, मुस्लिम और निषाद समीकरण, डॉक्टर संजय निषाद मतलब अब बड़ी राजनीति मतलब तैयारी में है। देखिए हम कह रहे हैं आज के दिन में मुसलमान भी मेरे ही देश के हैं। आज के दिन में जाल बिनने वाले को जलहा, लेकिन यूपी सरकार तो जाल घना बिन दे तो जुलाहा हो गया, और जुलाहा मुसलमान हो गया तो अंसारी हो गया। है तो मेरे लोग ना, जमीन जायदाद कुछ नहीं है तो उधर ही है। लेकिन यूपी सरकार पे, जिस सरकार के आप हिस्सेदार हैं, उस पर आरोप लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे कैसे कह सकते हैं? आज के दिन में कश्मीर में मिलकर सरकार बनाए थे, आज के दिन में यहाँ मंत्री हमारे यहाँ, वो क्या नाम है हमारे अंसारी, दानिश अंसारी जी, हमेशा एक मंत्री उत्तर प्रदेश मुसलमान रहता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। हम तो बिना भेदभाव के आज अनाज, मकान, इलाज सब दे रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन मुसलमानों के सपा तो कहती है ना कि बहुत मुसलमानों के साथ जो है बड़ा अत्याचार हो रहा है भाजपा के सरकार में, योगी राज में। तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कौन सा काम कर दिया? एक तो राम कर तो दिया। पूजा पाल ने मुद्दा उठा दिया विधानसभा में, आप लोग शायद मौजूद थे। पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ कर दी कि आपने हमें न्याय दिलाया, और अतीक अहमद का नाम आ गया तो समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे अतीक अहमद और मुसलमान दोनों में अंतर है। ऐसा कहीं धर्म में थोड़ी लिखा है कि जो अपराधी होगा वो मुसलमान, इस्लाम धर्म उनको मान्यता देता है। आज के दिन में यह तो आज के दिन में यही तो दोहरा चरित्र सपा का कि पिछड़ों का नाम लेते हैं। पिछड़ों की महिला ने अगर अपने ऊपर अत्याचार के मरहम का अगर उसको लग गया कि नहीं हमारे पति का जो हत्यारा था वो मारा गया और उसको धन्यवाद दे दिया, तो ये क्या, उस पर तो कुछ होना नहीं चाहिए। पिछड़ों की नेता थी, आज के दिन उनकी विधायक थी, निकालना था तो उसी समय निकाल देते जब क्रॉस वोटिंग हुआ था। इसके मतलब आज के दिन में
यही तो है सपा के जो सलाहकार हैं। हाँ। वो मुलायम सिंह के समय एक अखाड़े पहलवान होते थे। हाँ। अभी सपा में सब भाड़े पहलवान आ गए। हाँ। इसीलिए नाम पिछड़ों का, जितने पीड़ित दुखी अपमानित हैं वो एनडीए के साथ हैं। आज के दिन में हम लोग पिछड़ों के असली पिछड़ा का, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोदी जी ने किया, उच्च शिक्षा में मोदी जी ने आरक्षण दिया है। आज के दिन में जितनी भी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आज के दिन में आपने देखा उत्तर प्रदेश में कह दिया था सरकार ने, हाई कोर्ट ने, कि पिछड़ों का आरक्षण नहीं होगा, सीधे त्रिस्तरीय चुनाव होगा नगर निगम का, नगर पालिका का। लेकिन मोदी जी, योगी जी खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया, फिर पिछड़ा वर्ग का कमीशन का सर्वे हुआ, फिर से आरक्षण दिया ना। तो आज के दिन में हमारी सरकार पिछड़ों और दलितों शोषितों। अब हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। एक लाइन में सिर्फ आंसर चाहिए, 4-5 सवाल आपसे पूछूंगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी किसके साथ लड़ेगी? भाजपा के साथ लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी, या अकेले लड़ेगी? अभी तो भाजपा के साथ हैं, पहले से हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। भाजपा जब दरवाजा बंद करेगी तब कहीं इधर 2027 में अभी आप तो तमाम प्रदेश घूमते हैं, किसकी सरकार बनती दिख रही यूपी में? अभी तो योगी और मोदी की, एनडीए की सरकार। कितनी सीटें एनडीए की आ जाएंगी? जितना थी उससे कुछ अधिक होगी, क्योंकि काम के आधार पर हम काम किए हैं। अब पिछली सरकारों के पास जब बहस का मुद्दा आता है तो उनको लगता है 2017 से पहले खराब स्थिति थी, 2000 से अब 2022 से 25 तक अच्छी स्थिति हुई है। अब जनता काम के आधार पर वोट देगी, जिसे शांति, सुख और अपराध मुक्त, भय मुक्त और विकास चाहिए, सब कुछ आधार पर वोट देगी। अब बिना जाति भेदभाव के हम लोगों ने ये काम किया, इसलिए हम लोग उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। और हम हैं सहयोगी दल है, इस दोनों मिलाकर, चूँकि इन जातियों के साथ पिछली सरकारों ने बहुत अन्याय किया था, और मोदी जी अब धीरे धीरे योगी जी इस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए अच्छी सीटें आएंगी। योगी और अखिलेश में बेहतर नेता कौन है? दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, उनके समय तुष्टीकरण बहुत अधिक था। आज योगी के समय आज समझ सकते हैं कि सभी जाति, सभी धर्म, सब वर्ग के, हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया, राम मंदिर भी बन गया, विकास, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज सब हो गया आज के दिन में। और जो अर्थव्यवस्था से देश चलता है, अर्थव्यवस्था प्रदेश चलता है, अर्थव्यवस्था कोलैप्स था, योगी जी ने उस अर्थव्यवस्था से सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश हो गया। अब बिना रेवेन्यू के आप कुछ कर नहीं सकते। पहले कर्जा लेना पड़ता था, अब बिना कर्जे के उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश। तो इसीलिए व्यक्ति नहीं बल्कि काम करने वाला तो योगी जी एक अभिभावक। प्रधानमंत्री को एक सवाल पूछते हैं। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा जी हुई, राजीव जी हुए, और तमाम प्रधानमंत्री, उसमें मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी। बेहतर पीएम कौन? देखिए, सबने अपने अपने समय कुछ न कुछ अच्छे काम किए, लेकिन मोदी जी ने, हम नहीं कह रहे, एक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ की, उसने एक रिसर्च में पत्र जारी किया, रिसर्च सेंटर, कि देश दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने अपने देश के लिए सोचते हैं, लेकिन मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के स्वास्थ्य, दुनिया के विकास, दुनिया के पर्यावरण के लिए सोचते हैं। दूसरा, मोदी जी जो कहते हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उससे 40 से 50% काम पूरा होता है। मोदी जी कहते हैं वो लगभग 100% के आसपास पूरा करके दिखाते हैं। ये दोनों में अंतर है। पहले के प्रधानमंत्री थे जो अर्थव्यवस्था को ऊंचा नीचा चलता था और कोलैप्स की तरफ चला गया था, पहचान का संकट हो गया था भारत का। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश दुनिया में एक अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ किया, और कोलैप्स हो गई थी उसे तीसरे नंबर पर लाया। आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर भारत बनाया, सशक्त भारत बनाया और विकसित भारत बनाया, अब सूचांक में हम दुनिया में पहचान बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। तो मोदी अलग हैं और सभी प्रधानमंत्री। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे सवालों का आपने जवाब दिया, और अब जनता पर हम छोड़ देते हैं। हमने सवाल पूछे, आपने जवाब दिया, अब ये जनता डिसाइड करेगी कि आप डॉक्टर संजय निषाद की बातों से कितना सहमत हैं और आपके मुद्दे और क्या हैं। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल रह गए हों वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे अगली बार जब हम बैठेंगे तो वो सारे सवाल भी पूछ लेंगे, बिना लाग लपेट के पूछेंगे, सीधे तौर पर पूछेंगे और आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। फिलहाल के लिए धन्यवाद।